नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, जो श्रृंखला हमने आरंभ की थी बिहार एसएससी के लिए, खान सर के द्वारा तैयार आरबीडी पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित ये 27 प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला थी, जिसमें से 4 सेट हमने पूरी तरह से आपको कंप्लीट करा दिया था विस्तार में व्याख्या के साथ। उसी श्रृंखला का दोस्तों ये 5वां क्लास है और आज के क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 को पूरी तरह से व्याख्या के साथ देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसका पहला प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ बताना है तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक जिला है और इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। 1922 ईस्वी में इसकी खोज होती है और यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। यह नगर जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? ये बताना है। तो ये जो है दोस्तों जैन मत के हैं। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। प्रथम जैन संगति के अवसर पर ही जैन धर्म का विभाजन दिगंबर और श्वेतांबर में हो गया था। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। दिगंबर संघ के जो साधु होते हैं वे नग्न रहते हैं और श्वेतांबर संघ के साधु जो है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले होते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह जो था इसका प्रमुख नेता कौन थे? तो बारडोली सत्याग्रह दोस्तों 1928 में हुआ था। इसको आपको ध्यान में रखना है। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये किया गया था। तो बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता जो थे सरदार पटेल थे। 1928 में होता है ये बारडोली सत्याग्रह और इस आंदोलन की सफलता पर जो है महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही सरदार की उपाधि दी थी, बारडोली की महिलाओं ने। और बाद में महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारडोली की महिलाओं ने सर्वप्रथम जो है सरदार की उपाधि दी थी। उसके बाद महात्मा गांधी ने इनको सरदार कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। वह बलूचिस्तान और सीमांत प्रांत में गांधीवादी आंदोलन का नेतृत्व करते थे। बलूचिस्तान और सीमांत प्रांत में। पंजाब केसरी से दोस्तों लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ठीक है, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को जाना जाता है और बंगाल केसरी जो है बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है सर चार्ल्स मेंटकॉफ को। सर चार्ल्स मेंटकॉफ जो है 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 तक। और उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो ये थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी।
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी। आर्थिक निष्कासन सिद्धांत, जिसका अर्थ है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत उत्पाद का वह हिस्सा जो कि जनता को उपयोग के लिए नहीं दिया जाता था तथा कुछ राजनीतिक कारणों से जिसका प्रवाह इंग्लैंड की ओर हो रहा था, इसके बदले भारत को कुछ नहीं प्राप्त होता था, इसे ही आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा रचा गया है? तो ये रचा गया है मोहम्मद इकबाल के द्वारा। सारे जहां से अच्छा प्रसिद्ध गाने के रचयिता मोहम्मद इकबाल हैं। यह अविभाजित भारत के प्रसिद्ध कवि थे। उर्दू और फारसी में भी उनकी जो शायरी है उसे आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ शायरी माना जाता है और उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे असरार ए खुदी, रोमुज ए बेखुदी और बंग ए द्वार, जिसमें देश भगत, पूर्ण तराना ए हिंद शामिल हैं। और इन्हें जो है दोस्तों इकबाल ए लाहौर भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब शुरू किए? तो इसका राइट आंसर होगा 1976। चीन ने भारत के एलपीजी अर्थात उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार को 1976 में शुरू किया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो क्रीमियन युद्ध जो है रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। क्रीमिया का युद्ध जो हुआ था दोस्तों, ये 1854 से लेकर के 1856 तक चला था, 1856 तक चला था। काला सागर के आसपास जो है रूस और तुर्की के मध्य हुआ था, जिसमें फ्रांस व ब्रिटेन ने रूस के तुर्की का साथ दिया था। क्रीमिया की लड़ाई को इतिहास की सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण और अनिर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में संविधान सभा बनाने की सिफारिश सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन ने दी थी और इसके तहत एक संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे ये संघ शक्ति समिति के एवं संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और वर्ष 1976 में 1976 में ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसमें 3 नए शब्द को शामिल किया गया। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राष्ट्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों ब्रिटेन से। संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन से संविधान में एकल नागरिकता, विधि के निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल की जो प्रणाली है, इसको भी ब्रिटेन से ही लिया गया है।
संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदन संबंधी जितने भी प्रावधान हैं, ये तमाम प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? तो इसमें जो थे दोस्तों, यह सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा ने दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अंतरिम अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात करें तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका अर्थात रीट जारी की जा सकती है। तो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जो है दोस्तों, याचिका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। सर्वोच्च न्यायालय के पास 32 के अंतर्गत है, जबकि उच्च न्यायालय के पास यह अधिकार अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है। तो आर्टिकल भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए जारी करना जो है अनिवार्य है, जबकि उच्च न्यायालय इसके लिए मना भी कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो है इसके लिए अनिवार्य है। तो आते हैं, देखते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें से जो जाकिर हुसैन है भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये वाला कथन सही है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे व प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, इसको ध्यान में रखिएगा। और इनका जो कार्यकाल था 1966 से लेकर के 1966 से लेकर के 1969 तक था। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनका देहांत जो है कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। तो जाकिर हुसैन के बारे में इन बातों को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष का। राज्यसभा लोकतंत्र का ऊपरी सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष का होता है, जिसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक जो है 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। और वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और टोटल होना चाहिए कितना, 250 जो है इसके लिए सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश प्रदान की? तो ये दोस्तों 42वें हो जाएंगे, मतलब 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के कारण जो है 1956 में बलवंत राय मेहता की समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया, जैसे कि जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रमंडल स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत आदि। 1958 में इस समिति के सिफारिश को मंजूरी दे दी गई थी। तो ये जो है ऑप्शन युक्ति संगत हालांकि नहीं है, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी इसको आप ध्यान में रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज संरचना की सिफारिश की थी? तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ठीक है, त्रिस्तरीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के बारे में जो सही नहीं है उसको चुनना है। तो इसमें से पहला ऑप्शन जो है, यदि कोई राज्य
राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। ये जो है सही नहीं है। यदि कोई राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। यह जो है गलत है। राज्य के नीति निर्देशक अनुपूर्ति की न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? तो इसमें से जो कन्नड़ भाषा है दोस्तों, इसे शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है। कन्नड़ भाषा को सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। अनुच्छेद जो है 351 के तहत कुछ भारतीय भाषाओं को विशेष भाषा का दर्जा देने का प्रावधान है। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में दोस्तों टोटल 22 भाषा दिया गया है और शास्त्रीय भाषा का कम से कम जो है 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास होता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितनी है? तो चंद्रमा की जो घूर्णन अवधि है ये बताना है। तो ये होता है दोस्तों 28 दिन का। चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है जो कि सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल उपग्रह है। यह क्रिकेट बॉल की तरह गोल है। क्रिकेट का जो बॉल होता है ठीक उसी की तरह गोल है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा के घूर्णन की अवधि 28 दिन की होती है, इसको ध्यान में रखना है आपको। और पृथ्वी से चंद्रमा का जो दिखने वाला हिस्सा होता है वो 59% है। 59% हिस्सा जो है चंद्रमा का पृथ्वी से हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो पेशावर और काबुल जो है दोस्तों ये खैबर दर्रा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह दर्रा 50 किलोमीटर लंबा और 50 किलोमीटर लंबा है ये और 10 फुट चौड़ा है। पेशावर से काबुल तक इस दर्रे के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच आया जाया जा सकता है। तो पेशावर और काबुल जो है खैबर दर्रा से जुड़े हुए हैं। 50 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 10 फुट यह चौड़ा है। इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो हिमखंडों को पिघलने का मुख्य कारण है भूमंडलीय ताप वृद्धि। हिमखंडों में बर्फ पिघलने का मुख्य कारण होता है भूमंडलीय ताप वृद्धि। इसका अर्थ है पृथ्वी के वायुमंडल और महासागर के औसत तापमान में 20वीं शताब्दी से हो रही वृद्धि और उसकी अनुमानित निरंतरता से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी झील भी यही है। यह झील 3 करोड़ वर्ष से बनी हुई है। काफी पुरानी है दोस्तों। 3 करोड़ वर्ष यहाँ नहीं होता है, काफी लंबा समय है। तो 3 करोड़ वर्ष से जो है यह बनी हुई है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे ज्यादा पानी वाली झील है और बैकाल झील दूसरे नंबर पर आती है। क्योंकि कैस्पियन का पानी खरा है इसलिए बैकाल दुनिया का सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है यह है अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। पानी के घनत्व के हिसाब से यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और लंबाई के अनुसार विश्व में दूसरे नंबर पर है। इस नदी की चौड़ाई जो है 190 किलोमीटर है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, इग्लू क्या है?
तो इग्लू जो होता है दोस्तों, यह होता है गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। एस्किमो एक प्रजाति है, ये रहते हैं इसमें। इग्लू गुंबद के आकार का एक घर होता है या झोपड़ी बोल सकते हैं। यह बर्फीले इलाकों में पाई जाती है। यह काफी कठोर होती है। किसी भी सामग्री से बने मकान या घर के लिए इग्लू शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है दोस्तों, ये काफी मतलब कि रिपीट हुआ क्वेश्चन है। हमने पिछले 4 सेटों में देखा है कि कर्क रेखा से संबंधित सवाल जो है, इससे पता चलता है कर्क रेखा कितना महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए। तो कर्क रेखा जो है उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। उड़ीसा भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह भारत का तक जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जिसमें झारखंड है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम आता है। ठीक है, इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरती है? तो भारतीय मानक समय जो है दोस्तों, यह गुजरती है इलाहाबाद से। इलाहाबाद प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच के अक्षांश पर भारतीय मानक समय का निर्धारण करती है, जो कि इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। यह देशांतर जो है 82.5 डिग्री अर्थात 82 डिग्री और 30 मिनट का होता है। इसको आप एकदम ध्यान में रखिएगा। हमारा मानक समय रेखा यही है, 82 डिग्री 30 मिनट। ये भारत का मानक देशांतर रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016 से 17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा भारतीय फल उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016 से 17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो हरित क्रांति के बारे में यह सही नहीं है कि यह केवल चावल के उत्पादन में सफल रहा। दोस्तों, हरित क्रांति के बारे में अगर बात करें तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का अभिप्राय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज देने वाले किस्मों और फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। हरित क्रांति से कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। देश में कृषि उत्पादन बढ़ा और खाद्यान्नों में जो है भारत आत्मनिर्भर हुआ है इसके कारण से। ठीक है, तो बाकी सारे कथन जो है इसके बारे में सही है। इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ था। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग से हुआ। प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला। ये सभी कथन जो है इसके बारे में सत्य है। अगला प्रश्न है, 2001 से 11 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो ये मेघालय में है दोस्तों। 2001 से 2011 के दशक में भारत के मेघालय राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है और सबसे कम जो वृद्धि दर रहा है वो है अरुणाचल प्रदेश। प्रत्येक दशक के बाद जो है भारत में जनगणना की जाती है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? तो ये घटने का कारण है आयात। ठीक है,
राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार आयात के कारण घटता है। आयात में हम बाहरी देशों से अपने देश में वस्तु को मंगवाते हैं, जिससे राष्ट्रीय आय घटती है, और निर्यात में देश बाहरी देशों में वस्तु को भेजता है, जिससे कि आय बढ़ती है। तो उसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो अर्थशास्त्र के अनुसार जो है नागरिक। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली के लिए नागरिक जिम्मेदार था। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के जो है राजनीतिक गुरु एवं मुख्यमंत्री थे। इनको चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में इनका विशेष योगदान था। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है राजनीति का ज्ञान दिया था। तो इन तमाम बातों को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गालिब कौन थे? तो गालिब जो थे दोस्तों, ये कवि थे। मिर्जा गालिब उर्दू और फारसी भाषा के कवि थे। मिर्जा गालिब मुगल काल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि रहे थे। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को जो है किस राज्य में स्थित है, जो कि यूनेस्को में शामिल भी है नंदा देवी? तो ये है दोस्तों उत्तराखंड में। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी जो है उत्तराखंड में स्थित है, और ये यूनेस्को में शामिल हुआ था 1988 में। 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं। यह तारीख 1889 में पेरिस में हुई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस में तय की गई थी। इस दिन अमेरिका की मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज्यादा न रखने के लिए हड़ताल किया था। तो उसी दिन से जो है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो ये है दोस्तों लखनऊ घराना। शास्त्रीय नृत्य का सबसे पुराना कथक नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य में जो है सबसे पुराना कथक नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य भी है। इसके लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, रायगढ़ घराने हैं। ये सभी घराना जो है इसके हैं। लखनऊ घराने का जन्म अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था, और यह घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। इस घराने के मुख्य प्रतिनिधि पंडित जो हैं बिरजू महाराज माने जाते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने प्रथम बार टीके की खोज की थी। तो टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने की थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की थी 17 मई 1749 को। 1749 को एडवर्ड जेनर का जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया था, और कोच ने यह सिद्ध किया था, रॉबर्ट कोच ने, कि कोई रोग जो है सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। तो इसके बारे में ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होता है। किस कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है? तो जंतु में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है।
जीवाणु एवं वनस्पति कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव तथा मोटी दीवार पाई जाती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। एक कोशिकीय पौधे, वनस्पति के जनन कोशिका एवं प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति रहती है। कोशिका भित्ति का निर्माण जो है सेलुलोज, पेक्टोज तथा अन्य निर्जीव पदार्थ के द्वारा होता है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य होता है कोशिका को आकृति प्रदान करना तथा प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, उपास्थि एक डैश संयोजी उत्तक है। उपास्थि जो है कैसा संयोजी उत्तक है ये बताना है। तो उपास्थि जो होता है दोस्तों मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में भी पाया जाता है, और यह जो होता है लचीला, लचीला को कह सकते हैं हम लोग कोमल, तो लचीला संयोजी उत्तक है। यह हमारी मज्जा में स्थापित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बना हुआ होता है। मानव की कान की जो हड्डी होती है, नाक की हड्डी, अस्थि का जोड़ आदि जो है उपास्थि के बने हुए होते हैं। उपास्थि की संरचना के अनुसार ये कैलोजन या एलोस्टीन के बने हुए होते हैं और 3 प्रकार के होते हैं, हाइलिन उपास्थि, एलास्टिक और फाइब्रो उपास्थि। उपास्थि जो होता है दोस्तों यह शरीर के ऊतकों को मजबूत बनाने का काम करता है और शरीर के जोड़ों को लचीला बनाता है। इसकी मौजूदगी की वजह से ही हमारे शरीर के कई अंग सुचारू रूप से काम करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो पित्त का उत्पादन जो होता है ये होता है जिगर में। मानव शरीर में पित्त का उत्पादन जिगर यानी कि लीवर में होता है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह एक पीले, भूरे या हरे रंग का द्रव होता है जो कि वसा के पाचन में सहायता करता है। पित्ताशय केवल पित्त रस को अपने अंदर संभाल कर रखता है। मानव शरीर का जो आमाशय होता है ये प्रोटीन के पाचन के लिए एंजाइम बनाता है, जैसे कि पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इन बातों को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज सबसे पहले विलियम हार्वे ने की थी। हार्वे जो है दिल के कार्य और शरीर के चारों तरफ रक्त के संचालन का सही वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति बने थे, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, गले के उदरतलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए। तो इस हड्डी का नाम होता है दोस्तों ब्रेस्ट बोन। हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं उरोस्थि। उरोस्थि या फिर स्टर्नम बोल सकते हैं। तो छाती के मध्य भाग में स्थित एक लंबा हड्डी है। यह उपास्थि माध्यम से पसलियों से जुड़ा होता है और पसली पिंजरे के समान सामने बनाता है। इस प्रकार जो है दिल फेफड़े को चोट से बचाता है ये उरोस्थि। इसे स्टर्नम बोलिए या फिर ब्रेस्ट स्टोन बोलिए, ब्रेस्ट बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो कि एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं को आनुवांशिक रूप से प्राप्त करता है? तो ये होता है दोस्तों बहु इनहेरिटेंस। बहुक्रियात्मक विरासत का अर्थ होता है कि कई कारक यानी बहुक्रियात्मक जन्म दोष पैदा करने वाले इसमें शामिल हैं। कार्यक्रम आमतौर पर आनुवांशिक और पर्यावरण दोनों होते हैं, जहां अज्ञात पर्यावरणीय कारकों के अलावा माता पिता दोनों के जीन का संयोजन गुण या स्थिति उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो तथा चेचक की जो बीमारियां होती है इसका कारण क्या है? तो पोलियो और चेचक की बीमारी होने का कारण होता है दोस्तों विषाणु।
चेचक को जो है शीतला बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, जो एक विषाणु जनित रोग है जो 2 वायरस के कारण होती है। पोलियो एक विषाणु जनित भीषण संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित खाने के माध्यम से फैलता है। पोलियो को पोलियोमेलाइटिस भी कहा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होता है। तो वह पादप जो होता है एंजियोस्पर्म होता है। हमारे सर्वाधिक परिचित पौधे जैसे कि मटर, आम, नारियल, गेहूं व चावल आवृत बीजी अर्थात एंजियोस्पर्म वर्ग के हैं। इनके बीज जो है सदैव फलों के अंदर रहा करते हैं। फल परिपक्व निषेचित अंडाशय से होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाशियोरकर जो है बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये होती है प्रोटीन की कमी से। बच्चों के शरीर में जब प्रोटीन और कैलोरी की कमी होती है तो कुपोषण हो जाता है, तो उससे जो है मैरेस्मस और क्वाशियोरकर जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो ये नष्ट होने का मुख्य कारण है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल की ऊपरी सतह में ओजोन की मात्रा का कम होना ओजोन विहीनता कहलाता है। जिन रसायनों के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है वे ओजोन क्षरण पदार्थ कहलाते हैं, जिनमें मुख्य है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल और मिथाइल ब्रोमाइड आदि। ठीक है, तो इन वजहों से जो है ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों ये होता है न्यूटन। भार का एसआई मात्रक न्यूटन है, इसे डब्लू से भी प्रदर्शित करते हैं, डब्लू से। भौतिकी में किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के माप को जो है भार या वजन कहते हैं। भार का सूत्र होता है W बराबर mg। ठीक है, जहां पर W जो है वस्तु का भार होता है, वेट, m जो है द्रव्यमान होता है, मास, और g होता है गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बल की इकाई भार के बराबर ही होती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण क्या होता है? तो ये होता है चर त्वरण। जब कोई वस्तु स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही होती है तो उसका चर त्वरण कहते हैं, हम लोग उसको चर त्वरण कहा जाता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है कि वेग समय के साथ बढ़ रहा है। शून्य त्वरण का अर्थ होता है कि वेग एक समान अथवा नियत है। जबकि ऋणात्मक त्वरण, जिसको मंदन भी कहते हैं, इसका अर्थ है कि वेग समय के साथ घट रहा है। ठीक है, तो इनको भी दिमाग में रखिएगा दोस्तों, ध्यान में। अगला प्रश्न है, कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तो बल का मान कितना है? तो इसमें दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, F इक्वल टू होता है बल, जो बल बराबर होता है इसमें अंतर, जो P1 हो गया आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा और P2 हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका अंतर हो गया P1 P2 का, और इसके बट्टे में हम लोग देते हैं समय, तो 100 सेकंड है, तो इसका अंतर हो गया 18 और समय हो गया 100। तो कुल मिलाकर जो रिजल्ट निकल के आया दोस्तों हमारे सामने क्या आया, 18 को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसमें मीटर प्रति सेकंड में,
पहले मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट ही कर लेते हैं, तो F इक्वल टू क्या आ जाता है, 10-5 और बटे 100। तो 5/100 आता है, इसका मतलब होगा 0.05 न्यूटन, ये हो गया। तो 0.05 न्यूटन हमारा आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 455 पे पावर माइनस 390 न्यूटन मीटर के आसपास। तो इतनी जो है बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य होती है। एंगस्ट्रम में बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है दोस्तों, ये 3969 एंगस्ट्रम होती है। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होती है, वह बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, वहीं बैगनी रंग के जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ने पर जो है ध्वनि का, इसमें भी वृद्धि होती है। तापमान बढ़ने पर जो है ध्वनि में भी वृद्धि होती है। ध्वनि का वेग दरअसल जो है दोस्तों बढ़ जाता है। आयात तथा आवृत्ति, आवृत्ति के परिवर्तन से जो है वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। आयाम से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दाब, तापमान, ये सबसे ध्वनि प्रभावित होती है। आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल। जूल जो है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत ऊर्जा या कार्य की एक व्युत्पन्न इकाई है। 1 जूल 1 न्यूटन बल की दिशा में, जूल जो है दोस्तों ये अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली है। इसके अंतर्गत ऊर्जा या कार्य की एक व्युत्पन्न इकाई है। 1 जूल 1 न्यूटन बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगने में, या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय होने वाली ऊर्जा के लिए किए गए कार्य के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? तो आसमान का नीला रंग होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन वह है जिसमें कि ऊर्जा का वाहक और प्रकीर्णन होने वाला विकिरण प्रकाश होता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल व अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो उसके द्वारा जो है प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, उस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, उस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जैसे आकाश का रंग है, सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है। तो एनोड पर होती है दोस्तों ऑक्सीकरण। एनोड पर प्रतिक्रिया ऑक्सीकरण है और कैथोड पर अपचयन होती है। यहाँ एनोड जो है सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव है, और कैथोड जो है ऋणात्मक है, नकारात्मक इलेक्ट्रोड होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान संख्या होती है। यह किसका नियम है? तो यह नियम जो है दोस्तों एवोगैड्रो का नियम है। एवोगैड्रो के नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर गैसों के बराबर आयतनों में अणुओं की संख्या जो है बराबर होती है। बॉयल के नियम की बात करें तो बॉयल के नियम में कहा गया है कि निरंतर तापमान पर जो है गैस का दबाव अर्थात P जो है इसकी मात्रा भी
या पीवी बराबर के साथ भिन्न होता है, ठीक है, जहां के जो है एक स्थिरांक है। वहीं चार्ल्स का नियम कहता है कि निरंतर दाब में गैस का आयतन भी जो है इसके पूर्ण केल्विन तापमान यानी कि T या फिर ऐसा कहें V/T बराबर के सीधे अनुपातिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ये होता है दोस्तों ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। 1826 ईस्वी में 1826 में ब्रोमीन की खोज हुई थी और ये खोज जो है फ्रांस के वैज्ञानिक थे बैलार्ड ने की थी। ब्रोमीन आवर्त सारणी के 17वें समूह का तत्व है। ब्रोमीन का उपयोग कागज बनाने में तथा फोटोग्राफी प्लेट में किया जाता है। ब्रोमीन अधातु ही केवल सामान्य ताप पर जो है द्रव अवस्था में रहती है। अगला प्रश्न है, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए दोस्तों द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को माइनस कर देते हैं। तो 32 में माइनस कर देंगे यदि 16 तो आ जाएगा 16, तो यही 16 हमारा आंसर होगा। न्यूट्रॉन की संख्या जो है 16 है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? वह तत्व जिसके आखिरी कक्ष में 2, 8, 18 या 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह अक्रिय तत्व कहलाता है। तो इसमें से जो है हाइड्रोजन जो है दोस्तों, जैसे कि हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन, जेनॉन आदि, ये सभी जो है अक्रिय तत्व हैं। लेकिन हाइड्रोजन जो है अक्रिय गैस, ना तो एक अक्रिय गैस है ना ही रिएक्टिव गैस है, जो कि आवर्त सारणी में सबसे पहले यानी कि परमाणु संख्या 1 पर रखी गई है और इसके आखिरी कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जिसकी वजह से यह अस्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होगा? तो बिना बुझा हुआ चूना का कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा रासायनिक नाम। रासायनिक CaO बोल सकते हैं इसको, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे आमतौर पर क्विक लाइम के रूप में जाना जाता है, एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक यौगिक है। यह जो है एक सफेद कास्टिक क्षारीय कमरे के तापमान पर क्रिस्टलीय ठोस के आकार में होता है। सोडियम क्लोराइड जो है दोस्तों इसमें साधारण नमक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है यह चूना पत्थर है। X2O2F2 की आकृति कैसी होगी? तो X2O2F2 की जो आकृति होगी ये होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक। आणविक ज्यामिति को मूल रूप से ट्राइगोनल बायपिरामिडल कहा जाता है, लेकिन भूमध्य रेखीय स्थिति पर अकेली जोड़ी की उपस्थिति के कारण वास्तविक आकार जो होगा दोस्तों इसका त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण क्या है? तो इसका परम कारण होता है वाष्पोत्सर्जन। जिस क्रिया में तने में पत्तियां या मसूर में स्टोमेटा के माध्यम से जल के वाष्प के रूप में जल हानि होती है, यह प्रक्रिया जो है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन को छांटना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये असत्य है। जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तब रंग बदलता है, नया पदार्थ बनता है, ऊर्जा में परिवर्तन होता है और कोई गंध उत्पन्न होती है। इसको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोवोरेंडम क्या है? कार्बोरेंडम जो है यह क्या है? तो यह जो होता है दोस्तों सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड की खोज 1891 ईस्वी में हुई थी, 1891 में। एडवर्ड गुडरिच एचेसन ने किया था इसकी खोज। सिलिकॉन कार्बाइड अथवा कार्बोरेंडम जो होता है सिलिकॉन तथा कार्बन का यौगिक होता है और इसका सूत्र होता है SiC। SiC जो है इसका सूत्र होता है SiC, इसका सूत्र होता है और इसका घनत्व जो होता है 3.21 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो अत्यधिक किण्वन जो होता है दोस्तों इससे हम लोग समझते हैं यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। किण्वन जो होता है एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें कि जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किण्वन के प्रयोग से जो है अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है दोस्तों यह संबंधित होगी मछली से। शब्द नीली क्रांति एक्वाकल्चर के उद्भव को संदर्भित करता है। एक्वाकल्चर जो है जलीय पौधों और जानवरों की खेती होती है। अगला प्रश्न है बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो ये ठाकुरगंज में किया गया था दोस्तों। ठाकुरगंज में सबसे पहले चाय बागान लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा? तो ये बनने वाला है सांची। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जो सांची है ये जल्द ही मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा। सांची को सौर शहर के रूप में विकसित करने का काम पूरा हो गया है। सांची कर्क रेखा पर स्थित है इसलिए यह सूर्य की ऊर्जा को सोखने के लिए एक आदर्श स्थान है। सांची में हर घर को सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाई जाएगी। सांची में जो है दोस्तों 5 मेगावाट और 3 मेगावाट क्षमता के 2 से 4 स्टेशन स्थापित किए गए हैं। सांची में सौर परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एमपी ऊर्जा विकास निगम नोडल एजेंसी है। ठीक है। अगला प्रश्न है पीसोडोनोफिस कलिंगा नामक ईल की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो ये खोजी गई है ओडिशा राज्य में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ZSI है इसके वैज्ञानिकों ने ओडिशा के गंजाम जिले में पलूर नहर से ईल की एक नई प्रजाति की खोज की है। प्राचीन ओडिशा के नाम पर इस प्रजाति का नाम जो है पीसोडोनोफिस कलिंगा रखा गया है। इसकी लंबाई जो है दोस्तों 560 मिलीमीटर से लेकर के 7 मीटर तक होती है। यह ऑफिचथिडे परिवार और ऑर्डर एंगुइफॉर्मिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये जो है हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 में शुरू हुई थी। 1951 से 56। 1 अप्रैल 1951 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद को पहली 5 साल की योजना प्रस्तुत की। योजना मुख्य रूप से बांधों और सिंचाई में निवेश सहित कृषि प्रधान क्षेत्र पर आधारित थी। यह योजना जो है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, इसी नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है?
तो ये जो है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसको आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले तो। और यह एक शांतिपूर्ण बैठक थी जिसमें शामिल लोगों पर ब्रिगेडियर डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें हजारों निहत्थे पुरुष और महिलाएं और बच्चे मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी कारण जो था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था, जिसे रॉलेट एक्ट कहते हैं या काला कानून के नाम से भी यह जाना जाता है। 10 मार्च 1919 को पारित किया गया था इसे, और इसमें सरकार को किसी व्यक्ति को जो देशद्रोही गतिविधि में लिप्त था उसे बिना मुकदमा चलाए कैद करने का अधिकार मिल जाता था। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था दोस्तों यह रॉलेट अधिनियम के विरोध में किया गया था। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? तो इसका जो कारण है यह इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है। गणतांत्रिक का अर्थ होता है गण यानी कि जनता का तंत्र। जनता के द्वारा जनता के बीच से चुने हुए प्रतिनिधियों का तंत्र ही असल मायने में गणतंत्र कहलाता है। इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल होता है। यही कारण है कि भारतीय संविधान गणतांत्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही युग्म संगठन और उसके मुख्यालय का चयन करना है। तो इसमें से जो है यूएन, आईडीओ और वियना ये जो है सही सुमेलित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन अथवा यूएनआईडीओ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के एक स्वायत्त अंग के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और इसकी स्थापना जो है 1966 में हुई थी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1907 में। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था सूरत में, जिसमें कि गरम दल और नरम दल के आपसी मतभेदों के कारण इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी। इसके बाद 1916 में 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन में पुनः दोनों दलों का आपस में विलय हुआ। सूरत अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 को हुआ था ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा से PSLV C-17 द्वारा एक उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया था। यह किसके लिए था ये बताना है। तो ये जो था दोस्तों संचार के लिए था। PSLV C-17 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्रीहरिकोटा भारत के द्वितीय प्रमोशन पैड से भारत के संचार उपग्रह GSAT-12 का प्रमोशन जुलाई 2011 में किया गया था। पहला PSLV C-11 जो है चंद्रयान 1 मिशन के द्वारा भेजा गया था। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो गुजरात में पाया गया है दोस्तों धौलावीरा। धौलावीरा प्राचीन शहर गुजरात राज्य के कच्छ जिले में एक पुरातात्विक स्थल है जो ईसा पूर्व 3री से लेकर के 2री सहस्त्राब्दी तक का है। धौलावीरा जो है दोस्तों ये कर्क रेखा पर स्थित है। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें धरोहर के रूप में धरोहर स्थल के रूप में जो है घोषित किया है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसको जो है 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है?
तो ये शुरू किया गया है स्वजल धारा योजना को। स्वजल धारा योजना जो है बांदा जनपद मध्य प्रदेश में वर्ष 2002 से 3 में शुरू किया गया था। योजना की शुरुआत में ग्राम समितियों के जरिए कुआं और हैंडपंप बनाने का प्रावधान था। अगला प्रश्न है फोर्ट्रॉन जो है यह क्या है? तो फोर्ट्रॉन जो है दोस्तों यह है पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। फोर्ट्रॉन विश्व के सर्वप्रथम उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास 1957 में जे.डब्ल्यू. बेकस के प्रस्ताव पर आईबीएम के द्वारा किया गया था 1957 में। यह अंग्रेजी के शब्दों फॉर्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। फोर्ट्रॉन में उन स्वरूपों का व्यापक प्रयोग किया जाता है जो बीजगणितीय सूत्रों में मिलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है जून 2019 में डैश ने ओस्टावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। तो जून 2019 का प्रश्न है ये। इसमें जो है शॉने मिलर उइबो ने ओस्टावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। अगला प्रश्न है 11वीं पंचवर्षीय योजना में किससे संबंधित कामगारों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों हस्तशिल्प वालों को। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2007 से लेकर के 2012 तक रखा गया था। इस योजना में 7 वर्षीय या अधिक के बच्चों व व्यक्तियों की साक्षरता दर को 85% तक बढ़ाना और रोजगार को 700 लाख नए अवसर पैदा कर हस्तशिल्प जैसे मुख्य लक्ष्य थे। ठीक है, इसमें हस्तशिल्प को प्रधानता दी गई थी, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताना है। तो ये है सोनल मानसिंह। 1992 में सोनल मानसिंह को 1992 में कला के क्षेत्र में पहले पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये जो है दिल्ली से हैं सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह एक भारतीय शास्त्रीय और भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्यांगना है। इनको ध्यान में रखिएगा इन बातों को। अगला प्रश्न है शीतल पेय में फिज अर्थात सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है दोस्तों कार्बनिक अम्ल। शीतल पेय में कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है जिसकी वजह से सनसनाहट उत्पन्न होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, रसना, नींबू पानी इत्यादि, ये सब में कार्बनिक अम्ल मिले हुए होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो ये ले जाने का काम करता है दोस्तों हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन के अणु में 4 हीम समूह होते हैं तथा प्रत्येक ऑक्सीजन के एक अणु को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। अगला प्रश्न है डैश इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। तो इसमें से जो मानव शरीर है यह इंसुलेटर का उदाहरण नहीं है, जबकि रबर, कांच और हीरा जो है इंसुलेटर के उदाहरण हैं। इंसुलेटर या विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं। ठीक है। अब जो है दोस्तों तो इसके प्रश्न के साथ ही हमने जो है जीके जीएस के सारे प्रश्नों को देख लिया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और अपने जो भी एजुकेशनल ग्रुप हैं अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।